everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आती हूँ, तो ये जुलाई का मंथ है और जुलाई मंथ में सेकेंड वीकली करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मोटिवेशनल थॉट आज का क्या है? मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर क्या है, जितनी दूर आगे मंजिल चलकर मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोट और मोटिवेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके चीजें नहीं हो पाती हैं तो छोड़ देते हैं, बट इस थॉट के अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, इसके बाद उस चीज को पाने के लिए जी जान लगा दो, जिससे कि क्योंकि आप नेक्स्ट चीज पे स्विच करोगी तो उतना क्या उसका डबल टाइम आपको लगेगा और वहां जहां आप पहुंच गए हो उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक जो पेज है हमारा वो ऑनलाइन कक्षा के नाम से है, इंस्टाग्राम पेज जो है वो कक्षा ऑनलाइन के नाम से है और टेलीग्राम चैनल जो है वो ऑनलाइन कक्षा का ज्ञान के नाम से है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है सतीश अग्निहोत्री। आप सभी को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर को बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस कर दिए हैं, तो आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। और प्लस गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं इसी वीक में, 7 या 8 गवर्नर्स, हर 8 स्टेट के गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। और हर जगह हम चलेंगे और उसके बारे में, हर चीज के बारे में, स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, बस यही बोलूंगी। ये है कौन? सतीश अग्निहोत्री जी। अब पहला जब रेलवे की बात आती है तो रेलवे से हमें ये चीजें याद रखनी है कि पहले जो स्टार्ट हुआ था, ये आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट रेल जो स्टार्ट हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? डलहौजी के द्वारा हुआ था। ठीक है, डलहौजी के द्वारा हुआ था, बिटवीन बोरीबंदर, मुंबई और थाने के बीच में से चलाया गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इंडियन रेलवे बोर्ड कब स्थापित हुआ था? इंडियन रेलवे बोर्ड जो है वो 1905 में, मार्च 1905 में स्थापित हुआ था। इंडियन रेलवे नेशनलाइज कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टोटल जोन जो है रेलवे में 18 जोन है टोटल, और लेटेस्ट जोन अभी 2018 में लेटेस्ट जोन का प्रस्तावित वो हुआ था, फिर 19 में बनके 18th जोन आपका तैयार हो गया था, जिसका हेडक्वार्टर विज्ञास कहाँ पे? विशाखापट्टनम में देखने को आपको मिलता है। अब जब रेलवे की बात आती है तो एयरवेज की बात भी देख लेते हैं। तो एयरवेज जो स्टार्ट हुआ था 1911 में स्टार्ट हुआ था, और इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी जो अभी इंडिया में देखी जाती है उसका जो वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1933 में स्टार्ट हुआ था। ऑल एयरवेज कंपनी जो थी वो नेशनलाइज कब हुई थी? सारी एयरवेज कंपनी जो है वो 1953 में नेशनलाइज हुई थी। अब जब रेल की बात हो गई, एयरवेज की बात हो गई, तो वाटर ट्रिब्यूनल की भी बात कर लें तो सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल जो कि पोर्ट वाला, जो पानी के रास्ते से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसको सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1887 को हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके अंदर एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एस्टैब्लिश्ड बाई राजीव गांधी नेशनल एविएशन सेंटर। ठीक है, हम एयरवेज की बात कर रहे हैं, तो ये इसी के थ्रू बनाया गया था। और इसका जो आपको हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है फुर्सतगंज, रायबरेली, अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ये भी आपको यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में देखने को, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। अब यहां से जब ट्रेन की बात आती है तो किसान ट्रेन, ये जो किसान ट्रेन योजना चलाई गई थी वो तेलंगाना की है। अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पे चलाया गया था? कोलकाता में चलाया गया था। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है, आपको पता होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाया गया था? वो 2019 में चलाया गया था। तो ट्रेन जो है अभी हाल ही में चलाया गया था वो हावड़ा में चलाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following has been awarded the world's most innovative investment promotion agency? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में दुनिया की सबसे नवीन निवेश
एजेंसी जो है वो 2021 की वो किसको मिली है, तो ये आपका इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। ठीक है, अब इन्वेस्ट इंडिया ये प्रमोशन एजेंसी जो है वो किसके द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है, तो OCO ग्लोबल के द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है। इसके मेनली 9 क्या होते हैं, 9 बॉडीज होती हैं। इसमें बेसिकली क्या आता है, फर्स्ट में ब्रॉडबैंड हाईवेज, सेकेंड में यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सब चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, फिर फोर्थ है ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर फिफ्थ है ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, फिर सिक्स्थ है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सेवेंथ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एट्थ है IT फॉर जॉब्स एंड नाइन्थ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द थर्ड वुमेन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये थर्ड महिला बन गई है वर्ल्ड लेवल पे जो स्पेस में गई हैं, 11 जुलाई को गई हैं। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, मैंने पिछले वीकली करंट अफेयर्स में भी इनका जिक्र किया था, तो याद रखिएगा ये शीर्षा बांदला है। ठीक है, ये कौन है, शीर्षा बांदला बिलोंग करती है, ये शीर्षा बांदला है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड में थर्ड वुमेन कौन सी हाल ही में बन गई हैं जो इंडियन ओरिजिन की स्पेस में जाने वाली है, या फिर दूसरा क्वेश्चन सेकेंड इंडियन वुमेन है ये जो स्पेस में गई है आफ्टर कल्पना चावला। ठीक है, तो चलते हैं कुछ डिटेल्स इनके बारे में देख लेते हैं। शीर्षा बांदला जो है ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली आंध्र प्रदेश की इंडियन ओरिजिन की ये महिला बन गई हैं जो थर्ड वुमेन बन गई है स्पेस में जाने वाली। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एलन मस्क और शीर्षा बांदला में कौन पहले गया था स्पेस में, तो ध्यान से शीर्षा बांदला 11 जुलाई को गई थी, 20 जुलाई को कौन एलन मस्क जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी, और फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन थे, टी प्रकाशम, याद रखिएगा। इसके बाद दसरा, उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कहाँ पे मनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पे कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी जो यहाँ का एक डांस फॉर्म है, जो यहाँ का क्लासिकल डांस है, वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे जो कि अभी वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट करेंगे कहाँ पे, हाल ही में एक जगह पे एक इंडियन सोल्जर्स के लिए वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट करने वाले हैं MM नरवणे वाले। अब आप पूछोगे कि ये वॉर मेमोरियल क्यों इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो जान लेते हैं। बेसिकली जो ये इटली में, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, 19, तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडियंस जो शहीद हुए थे इटली के लोगों को बचाने के लिए, तो उनकी मेमोरियल क्या बनने जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे, MM नरवणे जी करेंगे, मुकेश मुकुंद नरवणे जी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है, जब आर्मी की बात आती है या जवानों की बात आती है, तो आपको याद रखना है कि अमर जवान ज्योति जो मेमोरियल है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेशनल वॉर मेमोरियल भी दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिले थे, अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो ये ब्रिटेन, फ्रांस, USSR, US ये सब थी, और एक्सिस फोर्स में जर्मनी, जापान, इटली थी, तो ये भी याद रखिएगा आप। फिर अभी एयरफोर्स चीफ कौन है, AK भदौरिया जी हैं, कौन है, AK भदौरिया जी हैं। आर्मी चीफ MM नरवणे जी हैं, और यहाँ पे नेवल चीफ कौन है, करमबीर सिंह जी हैं। अब बात आती है इटली की, इटली कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये सिसिली आइलैंड पे लोकेटेड है। माउंट एटना आपको यहीं पे देखने को मिलता है, कौन, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन है। इटली का कैपिटल रोम है, जो कि टाइबर रिवर पे लोकेटेड है। आल्प्स माउंटेन आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पो रिवर देखने को आपको मिलता है, जो कि गंगा ऑफ इटली के नाम से जानी जाती है। कौन सी, पो रिवर, जो कि इटली में है, और इसको क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली। इसके बाद G20 2021 का उद्घाटन यहीं पे होने वाला है, मतलब यहीं पे समिट होने वाली है। फिर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में 2020 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इटली जो है वो 121st कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ गोवा। आपको पता है कि अभी गवर्नर बहुत सारे स्टेट में अपॉइंट हुए हैं, तो गोवा के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, आपको ये बताना है। तो बेसिकली कौन, PS श्रीधरन पिल्लई जी को अभी गोवा के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट
कर दिया गया है। तो गोवा की बात आती है तो गोवा से याद रखना है आपको, गोवा का कैपिटल जो है वो पणजी है, ठीक है। यहाँ पे ही आपको क्या मिलता है, दबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, वो मोरमा गांव, ये पोर्ट आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ये 1961 में पोर्टुगीज से आजाद हुआ था गोवा। और यहीं से आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो क्वीन केटवन का एक रेलिक था, जो कि हमारे अभी विदेश मंत्री कौन है हाल ही में, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वीन केटवन का जो रेलिक था वो जॉर्जिया को विजिट करते हुए उनको सौंप दिए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको इतने इंफॉर्मेशन याद रखने हैं। और हाँ, फिर इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज इंडिया का, वो कौन सा है, ये गोवा ही है। अब गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। तो गवर्नर कौन कौन से अपॉइंट हुए हैं, टोटल 8 गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, पीएस श्रीधरन पिल्लई को अभी गवर्नर गोवा का अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य वो हरियाणा के गवर्नर थे, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य जो कि हरियाणा के गवर्नर थे और अभी अपॉइंट कर दिया गया है इनको त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में, ठीक है। रमेश बैस जो थे त्रिपुरा के गवर्नर, इनको ट्रांसफर कर दिया गया और अपॉइंट कर दिया है किसके, झारखंड के गवर्नर के रूप में, ठीक है। थावर चंद गहलोत जो कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में सर्व कर रहे थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया है कर्नाटका के गवर्नर के रूप में। बंडारू दत्तात्रेय को अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और इनको अपॉइंट कर दिया गया है हरियाणा के गवर्नर के रूप में। विशाखापट्टनम के एमपी जो थे हरिबाबू कंभापति जो थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया है मिजोरम के गवर्नर के रूप में। इसके पहले कौन थे मिजोरम के गवर्नर, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, जो कि अभी गोवा के अभी फिलहाल ही में गवर्नर है। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के लीडर मंगू भाई छगन भाई पटेल को अभी अपॉइंट कर दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में। फॉर्मर स्पीकर गोवा के स्पीकर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। किसके रूप में, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। किसको, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी मत्स्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो आपको बताना है। तो बेसिकली ये गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है और इनके पास हस्बेंड्री मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। तो इन्होंने मत्स्य सेतु ऐप को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली जो ये मत्स्य सेतु ऐप है, ये जो फिशरमैन होते हैं उनको पता नहीं रहता है चीजें कि कैसे फिशरी को करें, या फिर कौन सी फिशरी को कैसी चीजें, कहाँ पे कैसी फिशरी, कौन सी मेथड को अप्लाई करना है, किस मेथड से इफेक्टिव होगा उनकी फिशरी को लेके, जिससे कि ये मत्स्य ऐप जो है ये बेसिकली फिशरमैन के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसमें कोर्सेज भी अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इसमें फिशरमैन जो है इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ये पढ़ाई के लिए भी लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, मिनिस्ट्री से याद आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो कि नई मिनिस्ट्री अभी हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में देखने को मिली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन किसके पास है, ये आपको हमें बताना है। सोच लीजिए, आगे मैं इसका आंसर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्ट टैग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वेस्ट पार्किंग फैसिलिटी। तो अभी कौन से मेट्रो रेल निगम ने भारत का पहला फास्ट टैग, ठीक है, यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा को लॉन्च किया है, तो ये डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और ये कहाँ पे, कश्मीरी गेट पे, कश्मीरी गेट का एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पे लोग जो कार से और जो अपने व्हीकल से आते हैं वहां पे फास्टैग की सुविधा दे दी गई है और यह कंट्री में पहली बार है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कुछ पार्किंग अलॉट होगा और डीएमआरसी जो है यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब कौन थे, मतलब ये मिनिस्ट्री किसके पास थी, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के पास थी, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास थी और इनसे ये मिनिस्ट्री छीन ली गई है। तो आपको बताना है कि ये मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है। तो ये बेसिकली ये मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के पास चली गई है। ये है मनसुख मांडविया जो कि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं
और इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास देखने को आपको मिलती है। तो अब हम सारे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले इसमें मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, किचन मिनिस्टर्स, मतलब किचन काउंसिल मिनिस्टर्स, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली ये एक जो आपने देखा होगा रदरफोर्ड मॉडल में कि ये ऐसे कुछ हमारा वो होता है, शेल टाइप के ये होते हैं। अब शेल टाइप में क्या होता है, पहले यहाँ पे जो होगा हमारा पीएम होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो होंगे हमारे ये किचन मिनिस्टर होंगे। मतलब ये मिनिस्टर जो होते हैं दे आर वेरी लॉयल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे इसमें अभी किचन कैबिनेट में हमारे कौन कौन से मिनिस्टर्स आएंगे, तो ये निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह प्लस ये सब हमारे किचन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि दे आर वेरी लॉयल टू पीएम नरेंद्र मोदी या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे आते हैं कौन, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर मतलब जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दी जाती हैं। जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए, अमित शाह होम अफेयर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है। तो ये सारे मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब जो सारे ये इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही कैबिनेट मिनिस्टर और किचन मिनिस्टर होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट जान लेते हैं। तो ये लोग बाल बच गए हैं ये क्योंकि ये कैबिनेट किचन के मिनिस्टर्स हैं। राजनाथ सिंह के पास वही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही है। अमित शाह जी के पास होम मिनिस्टर प्लस एक मिनिस्ट्री और आ गई है, दैट इज न्यू मिनिस्ट्री विच इज क्रिएटेड बाई पीएम ऑफ इंडिया, पीएमओ ऑफिस से। तो ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री जो है ये सारी मिनिस्ट्रीज में कॉर्पोरेशन दैट इज सामंजस्य बैठाएगी। तो ये मिनिस्ट्री बेसिकली किसके पास है, अमित शाह जी के पास है, मोटा भाई के पास है ये मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद नितिन गडकरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये तो रह गई मिनिस्ट्री लेकिन एमएसएमई मिनिस्ट्री इनसे छिना गई, ठीक है। एमएसएमई मिनिस्ट्री इनसे ले लिया गया, इनके हाथ से ले लिया गया, बहुत बुरा हुआ इनके साथ, ठीक है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी के पास मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनके पास ये मिनिस्ट्री है। एस जयशंकर ये पहले भी थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है। स्मृति जुबिन ईरानी के पास यही सेम मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ कौन है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। धर्मेंद्र प्रधान, अब इनको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है, पहले कौन से थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे ये, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इन्हीं के पास देखने को मिलता है। हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये दो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के पास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर के पास, भूपेंद्र यादव, इनके पास मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इतनी मिनिस्ट्री इनके पास है। वीरेंद्र कुमार खाटिक, इनके पास मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री पहले किसके पास थी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। ये मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास तो पहले भी ये मिनिस्ट्री थी, ठीक है, माइनर अफेयर्स की मिनिस्ट्री। इसके बाद शांडालिया गिरिराज सिंह, इनके पास रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज की मिनिस्ट्री है। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्हें दो मंत्रालय दे दिया गया है, जो कि अभी कहाँ के गवर्नर थे, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मानसुख एल मंडाविया, आपको पता है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हो गए, इनको केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी दे दिया गया है। महेंद्र नाथ को मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री के रूप में चुना गया है। प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर रामचंद्र प्रताप जेडी पार्टी के नेता हैं, जो कि इनको मिनिस्टर ऑफ स्टील के रूप में नियुक्त किया गया है, बनाया गया। पशुपति नाथ पारस, ये इनको मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। मोटा भाई को देख रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर बनाए गए हैं और इनके पास अब दो मिनिस्ट्री आ गई है, दैट इज होम मिनिस्ट्री एज वेल एज कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाल्मीकि नेशनल पार्क which has been seen in the news recently is the only national park of the state। ये मैंने हर वीकली करंट अफेयर्स में आपको बताया है, 50 बार मैंने आपको बताया है। अगर अब भी आपको नहीं पता हो
तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, ठीक है। आप पहली वाली वीडियोस को जरूर जाके देखें, मैं बहुत बार बोलती हूँ आपको, जिससे कि आपकी चीजें करंट अफेयर्स वीकली जो देखते हैं आपका रिवाइज हो सके, ठीक है। तो इसके जो मैंने ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो आप सोचेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। बेसिकली वाल्मीकि नेशनल पार्क में ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे 150 वल्चर्स, ठीक है, 150 वल्चर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि अभी किसके आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, एंडेंजर्ड लिस्ट में, विलुप्त प्राय में आ चुके थे। तो यहाँ पे अभी बिहार की टाइगर रिजर्व की अथॉरिटी ने 150 वल्चर्स को आइडेंटिफाई किया है और इन्होंने एक प्लान को प्रपोज किया है जिसमें वल्चर कंजर्वेशन को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को सेंड किया जाएगा और इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिससे कि इनका नंबर इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब बिहार से ये आता है बात, तो बिहार में अभी इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ पे? पटना में। तो आप सोच रहे होगे कि ये न्यूज तो पुरानी हो गई है। हाँ जी, यहाँ पे प्रपोज किया गया था, अभी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कोसी नदी पाई जाती है, कोसी नदी पाई जाती है, जिसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये बिहार में बेसिकली बहुत ज्यादा तबाही मचा देती हैं। तो अब यहाँ पे इसको कोसी और एक गंडक नदी है, गंडक नदी यहाँ पे बिहार में आपको पता है देखने को मिलती है। तो गंडक जो ये है नदी है, इसको नेपाल में नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों बिहार में मानसून रीजन में भारी तबाही लाती हैं और जो ये एंटीसेडेंट रिवर से ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, जिससे यहाँ पे भारी मात्रा में फ्लड आ जाता है। तो इसीलिए इस रिसर्च सेंटर को मानसून के बाद स्टार्ट किया जाएगा। अब बिहार का केसरिया बुद्धा स्तूपा जो कि है अभी ये वाटर लॉक्ड हो गया, मतलब फ्लड से ये डूबता चला जा रहा है। ये तो सूखा यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन ये फ्लड से डूबता चला जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बिहार ये केसरिया बुद्धा स्तूपा, केसरिया बुद्धा स्तूपा कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या? बिहार हो जाएगा। बिहार की बात आती है तो बिहार के स्टैटिक पॉइंट पे थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। बिहार का कैपिटल पटना हो जाएगा, पटना पे ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पे ये न्यूज तो ही गई है बिहार केसरिया बुद्धा स्तूपा के बारे में। इसके बाद आपको ये भी जानना है कि यहाँ पे पहला ट्रांसजेंडर सेंटर खोला गया था, जो कि ट्रांसजेंडर लोग जो जितने भी होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 25-25 दिन का, मैंने बताया था आपको। और इसके बाद इनके एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है, मधुबनी पेंटिंग जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड अनइंटेंजिबल वर्ल्ड उसमें हेरिटेज साइट में रखा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो यहीं से बिलोंग करता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। ये सब चीजें आपको बिहार से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेरी सेंटर खोला जाएगा, वो कौन से शहर में खोला जाएगा आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली गुजरात के गांधीनगर में खोला जाएगा। अब यहां से देख लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली जो गांधीनगर का GIMAC के नाम से जाना जाता है, गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ये खोला जाएगा। अब बेसिकली क्यों खोला जाएगा? बेसिकली कोई भी जो डिस्प्यूट होता है पोर्ट्स के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वाटर से जो भी हमारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये GIMAC सेंटर यहाँ पे, ये एक मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे? गांधीनगर में बनाया जाएगा, ठीक है। अब गांधीनगर की बात आती है तो यहाँ से हम गुजरात के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। गुजरात में क्या देखने को मिलता है? दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट जिसको कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिलता है लोथल नाम की जगह है जिसको एंशियंट टाइम पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे पोर्ट सिटी बोला जाता था, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं गुजरात से रिलेटेड। तो पंचमुली लेक, ठीक है। अब आपसे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डाइक 3 क्या है, ठीक है। याद रखिएगा डाइक 3 सीधे पूछा जाएगा। तो ये क्या है? एक लेक है, ठीक है। जिसका दूसरा नाम क्या है? पंचमुली लेक,
जो कि सरदार सरोवर डैम के आसपास है। इसके बाद इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है, ये टूरिस्ट, आपको पता है कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने को मिलता है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देखने के लिए जो लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को विजिट करने आएंगे वो इस पंचमुली लेक को भी देख सकेंगे, इसलिए इसको डेवलप किया जा रहा है सरदार सरोवर डैम पे। इसके बाद इसको डाइट 3 के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, तो ये केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। और ये आपको भी पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है यहाँ पे, तो जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के, और होम अफेयर मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। 2013 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो कंस्ट्रक्शन था स्टार्ट हुआ था और 2018 में कंप्लीट हुआ था, किसके द्वारा, LNT के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर की है और ये नर्मदा नदी पे लोकेटेड है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु बेट आइलैंड पे ये लोकेटेड है। ये भी पूछा जाता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, ये साधु बेट आइलैंड पे लोकेटेड है। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो SCO के वंडर्स लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। अब अहमदाबाद नहीं चलोगे, अहमदाबाद भी घूम लेते हैं। अब अहमदाबाद को जो है ये फर्स्ट हेरिटेज सिटी, यूनेस्को के फर्स्ट हेरिटेज सिटी में इसका नाम दर्ज किया गया था, जो कि 2017 के टाइम पे इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था। ये अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है और यहीं पे आपको लेक कंगड़िया भी देखने को मिलता है। अब यहीं पे 100 हाल ही में न्यूज आई थी कि 143 जो क्रोकोडाइल्स यहाँ पे हैं इनको रीलोकेट किया गया है, जिससे कि टूरिज्म पे कोई असर ना पड़े। बेसिकली जो टूरिस्ट होते हैं, अब जब क्रोकोडाइल होगा वहां पे तो लोग डरेंगे तो वहां कम लोग विजिट करेंगे, इसलिए 143 क्रोकोडाइल्स को यहाँ पे रीलोकेट करने की घोषणा कर दी गई है और लोग रीलोकेट हो भी रहा है, ठीक है। अब बात आती है क्रोकोडाइल की, तो ओडिशा जो है वो एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसके अंदर तीनों टाइप की क्रोकोडाइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तीनों टाइप की कौन सी, एक होता है सॉल्ट वाटर मतलब घड़ियाल, एक होता है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, और 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो कि तीनों टाइप के क्रोकोडाइल मिलने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है, वो ओडिशा बन गया है। अब स्टैटिक पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं गुजरात का। तो गुजरात में आपको पता है कि गुजरात का जो कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर है, ठीक है। और गांधीनगर में ही आपका ये गुजरात का मैरीटाइम इंटीग्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। अब आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि इसके यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, और इसके बाद आपका यहीं पे मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुजरात से कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गुजरात का सूरत जो है वो, और एक इंदौर, ठीक है, इन दोनों को अभी 2021 में स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। सबसे क्लीनेस्ट सिटी और सबसे स्मार्टेस्ट सिटी यही दोनों देखने को आपको मिलती है। अगर राज्य का पूछा जाए तो यूपी जो है वो स्मार्ट सिटी के उस पे रैंक में फर्स्ट नंबर पे है। और इसके बाद आपका याद रखना है आपको गुजरात से, गुजरात का जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण कोस्ट, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के सीएम जो है आचार्य देवव्रत जी हैं, सीएम जो है वो विजय रूपानी जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक डिफेंस पेंशन पे हाल ही में सैंक्शन किया है, तो बेसिकली वह उस सिस्टम का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका नाम जो है वो स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अभी हाल ही में स्वचालित किया है, ठीक है, स्वचालित के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, आपसे आपके एग्जाम में इसके फुल फॉर्म में से एक भी कोई अल्फाबेट उठा के दे दिए कि स्पर्श में पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली, और स्पर्श स्कीम किस चीज से रिलेटेड है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पेंशन से रिलेटेड ये स्कीम है। और इसके बाद इसका जो फुल फॉर्म है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको इतना इससे जानना है। और इसके बाद ये जो सिस्टम है ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है, वो राजनाथ सिंह जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन रेलवे ने अभी फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेटिक किंगडम किस सिटी में अभी हाल ही में क्या कर दिया है,
सेटअप कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेसिकली बेंगलुरु में अभी हाल ही में फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल लोकेट किया गया है। तो ये बेंगलुरु में लोकेट किया गया है। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया सा टनल है। अब ये क्यों बनाया गया है, क्यों सेटअप किया गया है? तो बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, जो लोग आते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है तो वो यहाँ पे उसको देखेंगे, अपना टाइम भी पास करेंगे, प्लस उससे हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब बात आती है बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु से आपको याद रखना है कि बेंगलुरु जो है इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु की स्थापना कौन किया था? कैंपेगौड़ा जी ने इसका स्थापना किया था। और यहाँ पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है आपको, जो कि अभी इसको क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं, ये कहाँ पे बेंगलुरु में किस स्टेशन पे? क्रांतिवीर संगोली रयान रेलवे स्टेशन पे इसको अभी सेटअप किया गया है, विच इज ऑल्सो नोन एज बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि एक्वेरियम टनल कौन से रेलवे स्टेशन पे अभी आपको देखने में सेटअप किया गया है? तो ये क्रांतिवीर संगोली रामायण रेलवे स्टेशन पे लोकेट किया गया है। अमेजन ने अभी पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च कर दिया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है आपको ये बताना है। तो यह बेसिकली सूरत में पहला अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च कर दिया है। तो ये क्यों भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह क्यों लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली जो हमारे रूरल एरियाज के लोग होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट सामान चीजें बनाते हैं, उनको मेन मार्केट में पहुंचाने का काम अब कौन करेगा? अमेजन का डिजिटल केंद्र करेगा। ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट का सामान होगा उससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमी बूस्टअप होगा, हमारे रूरल एरियाज के लोग स्ट्रांग होंगे इकोनॉमिकली, प्लस हमारे रूरल सेक्टर को भी, उनके हैंडीक्राफ्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ अभी जेफ बेजोस को हटा के एंडी जेसी को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेवल शिप ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया था एक मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ पे? इटालियन नेवी के साथ। तो ये जो नेवल शिप था उसका नाम क्या था ये बताना है आपको। तो बेसिकली ये नेवल शिप का नाम था ताबर। ठीक है, ताबर नेवल शिप के साथ इटालियन नेवी के साथ हमारे इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज किया है। तो आईएनएस ताबर है क्या, ये जान लेते हैं। आईएनएस ताबर बेसिकली एक वेल इक्विप्ड वॉरशिप है जो कि कैरी कर सकता है क्या? कैरी कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को। अब ब्रह्मोस मिसाइल से आपको याद रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इंडिया इसको फिलीपींस को देने वाला है। ठीक है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया और रशिया का जो एक्सरसाइज होता है वो इंद्र एक्सरसाइज इनके बीच में होता है। ठीक है, तो ये ताबर जो आईएनएस ताबर है, ये ब्रह्मोस को, जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रूज मिसाइल है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। तो अभी ये जो आईएनएस ताबर है ये इसको भी कैरी कर सकता है और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को। इसके बाद इसने बैरक 1 जो कि इंडिया और इजराइल का मिसाइल है, सॉरी यहाँ पे कुछ शादी वगैरह है तो इससे आवाज आ रही होगी आपको, तो आई थिंक मैनेज कर लोगे आप। तो बैरक 1 जो है वो इंडिया और इजराइल के बीच का मिसाइल है। फिर आईएनएस सर्वेक्षण आपको देखने को मिला होगा, ये श्रीलंका भेजा गया था जब सिंगापुर के एक शिप में आग लग गई थी, तो इंडिया ने आईएनएस सर्वेक्षण को भेजा था। फिर आईएनएस विराट जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया था 2017 में। अब जो चीजें जो हमारे आईएनएस जो डीकमीशन होते हैं ये सारे कहाँ होते हैं? गुजरात के अलंग नामक जगह पे होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य, ये एक इकलौता आईएनएस है जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। फिर मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में आपको देखने को मिलता है। टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिलता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया के बीच में देखने को मिलता है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में देखने को मिलता है। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलता है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में देखने को मिलता है। हैंड इन हैंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलता है। सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलता है। और युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ बेंगलुरु? तो हमने आपको बताया था कि ये कौन है? नडा प्रभु कैंपेगौड़ा। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन क्यों आया बेसिकली, तो अभी जो कर्नाटका के सीएम है कौन है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है।
कर्नाटका की सीएम ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने, कि अभी ये 46 कैंपेगौड़ा हेरिटेज साइट को डेवलप करेंगे, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये बेंगलुरु के रूरल और अर्बन एरिया में रमनगढ़, चिकबलपुरा और तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि ये टूरिज्म को भी वो करेगा, इकोनॉमिक सेक्टर को ये बढ़ावा देगा। अब बात आती है कर्नाटका की, तो कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? आंशी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क और ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटका के, ये आपको याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी हाल ही में कौन से भारत की कौन सा वह राज्य है जो अभी इंडिया के रेलवे मैप में अपना फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाया जाएगा, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो बेसिकली मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जो इंडिया के रेलवे मानचित्र में अपना प्रवेश कर लिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्या मणिपुर में कोई अभी तक ट्रेन नहीं था? तो था, लेकिन एक ट्रेन था शायद। और जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स हैं, जिसको सेवन सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड के नाम से, हम सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से हम जाना जाता है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अभी ट्रेन से इसको, यहाँ पे एक ट्रेन का वो कर पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, मणिपुर सरकार के द्वारा। अब बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर का जो एकमात्र नेशनल पार्क है कौन सा? ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, किसका? वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, गोवा का कैपिटल पणजी, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तराखंड का देहरादून, आपको यहाँ से ये सब चीजें याद रखनी है। तो जो ट्रेन है, वो ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चलाया जा रहा है आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली सिलचर रेलवे स्टेशन, जो कि असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से और वाइन गाई चुम्पाओ रेलवे स्टेशन तक मणिपुर के चलेगा। मणिपुर की ही कौन है? मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम, जिनको AIIB, इनको पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, जिनको AIIB के चेयरमैन के मेंबर के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? मैरी कॉम को। और सेकंड आपको मुझे बताना है वुमेन कौन सी बन गई हैं जो AIIB के चेयरमैन के रूप में इनको चेयरमैन के मेंबर के रूप में किया गया है। एक हिंट मैं दे दे रही हूँ आपको, ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि वो कौन सी सेकेंड भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ट्विटर ने ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया के लिए। ठीक है, पहले ग्रीवेंस ऑफिसर थे ट्विटर के, लेकिन कैलिफोर्निया से वो बिलोंग करते थे, तो अभी ट्विटर ने इंडिया का ग्रीवेंस ऑफिसर चुन लिया है। तो ये कौन है? विनय प्रकाश जी को किसका? ट्विटर का ग्रीवेंस ऑफिसर चुन लिया गया है। अब आप कहेंगे कि क्यों चुन लिया गया, मतलब क्या पहले वाले में कोई दिक्कत थी? तो बिल्कुल दिक्कत थी, ये थी कि ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर थे, ये ट्विटर क्या था, हरकतें मचा रहा था, कभी वाइस प्रेसिडेंट कभी प्रेसिडेंट, इन सब के जो ट्विटर अकाउंट होते हैं इनको कभी ब्लॉक कर दे रहा था, कभी वो चलता ही नहीं था। तो इन सब चीजों को इंडिया ने कहा कि ग्रीवेंस ऑफिसर जो होना चाहिए वो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए। तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इंडिया वाले हैं, इंडिया की तो बात इनको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो विनय प्रकाश जी को अभी हाल ही में ट्विटर का नया ग्रीवेंस ऑफिसर चुन लिया गया है। तो अब बात आती है ग्रीवेंस ऑफिसर की, तो फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर कौन चुने गए हैं आपको याद रखना है, स्फूर्ति प्रिया, इनको फेसबुक का ग्रीवेंस ऑफिसर। और व्हाट्सएप का ग्रीवेंस ऑफिसर किसको चुन लिया गया है? तो ये पारेश लाल। ठीक है, पारेश रावल ना लिख लीजिएगा, पारेश लाल को अभी व्हाट्सएप का ग्रीवेंस ऑफिसर चुन लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन सा स्टेट ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करने की घोषणा की है, जो कि उनके राज्य के कल्चर और उनके ट्राइबल और इंडिजीनियस कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन करेगा, रक्षा करेगा? तो ये बेसिकली असम गवर्नमेंट ने इसका हाल ही में क्या कर दिया है? अनाउंसमेंट कर दिया है। बात आती है असम की। असम की सीएम जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 हैं और लोकसभा सीट इसमें 14 है, राज्यसभा सीट इसमें 17 है। ये तो हो गया स्टैटिक। इसके बाद असम में टोटल अभी पहले 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, 5 नेशनल पार्क कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और दिब्रू चैखोवा नेशनल पार्क और
नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क थे जो आपको देखने को मिलते थे। तो छठा नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, तो रेमोना नाम का नेशनल पार्क जो है अभी 6th नेशनल पार्क बन गया है असम का। और सातवां नेशनल पार्क जो 7th नेशनल पार्क है वो कौन सा है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो अब ये जो असम है वो थर्ड ऐसा स्टेट बन गया है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया है, तो ये भैया 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका थीम आपको याद रखना है, राइट्स एंड चॉइसेस। ठीक है, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। ठीक है, ये थीम है। अभी हाल ही में यूपी में एक बड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला है हमारे वन एंड द ओनली सीएम ऑफ यूपी। ठीक है, कौन है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक फैमिली न्यू चिल्ड्रन पॉलिसी जारी किया गया है। ठीक है, न्यू चिल्ड्रन पॉलिसी जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा जिस पेरेंट्स के पास 2 बच्चे से ज्यादा होगा उनको गवर्नमेंट सेक्टर की सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूपी का तो आप जानते हो, यूपी में पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे हमारा यूपी है। ठीक है, अब आप सोचोगे, और ये पॉलिसी अगर ना आती, ये पॉलिसी लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2027 तक ऐसा, मतलब 2027 तक हमारा ये अनुमान था कि हम चाइना की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ देंगे और इंडिया का पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा वर्ल्ड के। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ एक नई चिल्ड्रन पॉलिसी, एक नई पॉलिसी आई है। किसी भी पेरेंट्स के पास अगर सिंगल सन या सिंगल डॉटर होती है तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्लस अगर किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया है बच्चे को, 2 बच्चे के बाद अगर किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया है तीसरा बच्चा, तो उसको भी सुविधाएं मिलेंगी बहुत सारी। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, अब बात आती है चाइना की। तो चाइना के अंदर भी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी थी, तो अब इन्होंने 2 चिल्ड्रन पॉलिसी को हटा के 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को अब लागू कर दिया है, क्योंकि इनकी जो बर्थ रेट थी वो नेगेटिव में चली जा रही थी। तो इसलिए ये यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफाइड फाजिल मैंगो, ठीक है, फाजिल मैंगो याद रखिएगा, फाजिल मैंगो को अभी मालदा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली बहरीन में किया जाएगा। अब वो जीआई टैग बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा एमएसपी बढ़े। ठीक है, जिससे हमारा एमएसपी बढ़े और हम जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट और ट्रेड सुविधाएं हैं वो एक्सपैंड करें। इसलिए हम चीजें, आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपोर्ट की जा रही हैं। तो भैया फाजिल मैंगो जो है, याद रखिएगा, फाजिल मैंगो जो है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये बहरीन में किया जाएगा। तो अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट उस पर। तो बहरीन का कैपिटल जो होगा वो मनामा होगा। ठीक है, और करेंसी यहाँ की बहरीनी दिनार होगी। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए गए हैं बाहर की कंट्रीज में। तो अभी हाल ही में जर्दालू मैंगो मैंगो को कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है, यूके में किया गया है। और ये कहाँ का था, ये बिहार का ये था, मैंगो था। इसके बाद यहीं पे शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है। और इसके बाद जलगांव बनाना को भी यूके में भेजा गया है एक्सपोर्ट के बेसिस पे, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। आपको ये भी याद रखना है कि मिस्री चेरी जो है ये आपको कहाँ पे भेजा गया है, ये बेसिकली यूएई के दुबई में भेजा गया है। और ये कहाँ का है, मिस्री चेरी जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद आपको भुलिया वीट, जिसमें ये प्रोटीन विटामिन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पे भेजा गया है, ये केन्या में भेजा गया है। ठीक है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके बाद कमलम तो आप भूल ही गए, कमलम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये आपको बताना है, कमलम जो जिसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ का फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनकी याद में 215वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। तो ये कौन से फोर्ट में मनाई गई है, आपको ये बतानी है। तो बेसिकली ये वेल्लोर फोर्ट में मनाई गई है। ठीक है, सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ जुलाई 2021 में वेल्लोर फोर्ट पे मनाई गई है। तो अब ये क्या था, बेसिकली ये जो 6 में सेपॉय म्यूटिनी जो हुई थी, ठीक है, प्रोटेस्ट किए थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। ठीक है, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो वहाँ पे हमारे कुछ ब्रिटिश सोल्जर और हमारे 900 सोल्जर्स की वहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे उनकी याद में ये वेल्लोर फोर्ट स्थापित किया गया था। 2021 में अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट
श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो बेसिकली श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करता था तो उसका जो राजधानी थी, मतलब उसका जो कैपिटल था वो श्रीनगर था। लेकिन अभी आपको पता है कि ये क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने ही अभी इनॉग्रेट किया है कि श्रीनगर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी, बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है कि यहीं पे अभी हाल ही में दरबार मूव हुआ था। दरबार मूव क्या था, बेसिकली जो इनकी दरबार मूव को हाल ही में एंड कर दिया गया था, जो कि अभी 150 सालों से ये प्रथा हो रही थी कि 6 महीने हम, मतलब 6 महीने इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो 6 महीने जम्मू में वो करते थे, अपने कार्यभार को देखते थे, और 6 महीने कश्मीर में। ठीक है, तो ये सब ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है और इसको दरबार मूव को एंड कर दिया गया है। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि दरबार मूव किस चीज से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर से ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे सुकून नामक एक ऐप अभी लॉन्च हुआ था, जो कि यहाँ के यूथ के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो भी लोग वहाँ यहाँ के डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनको यहाँ पे ये फोन पे इनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। एक टाइप का काउंसलिंग टाइप का कह लीजिए, यहाँ पे ये हुआ है। यहीं पे हौसला नामक एक ऐप, हौसला नामक एक कैंपेन चला था, जो कि महिलाओं के लिए चला था, और महिलाओं की जो चीजें थी, विमेंस की जो हैंडक्राफ्ट की चीजें थी, वो मेन मार्केट में लाया जा सके, इसके लिए मिशन हौसला चला था। ठीक है, और हौसला योजना याद रखिएगा, हौसला योजना उत्तराखंड का एक स्कीम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बता ही दिया था मैंने, मनोज सिन्हा जी हैं। डैम यहाँ की बगलिहार डैम, जो कि चेनाब रिवर पे देखने को मिलता है। दुलहस्ती डैम, जो कि चेनाब रिवर पे आपको देखने को मिलता है। उरी डैम झेलम रिवर पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे दचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर रिपोर्ट है, हंगर वायरस मल्टीपल जो ये इंडेक्स है, ये पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके द्वारा रिलीज होता है, तो ये ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज होता है। और ये यहाँ पे पूछा है कि हर मिनट में, पर मिनट में कितने लोगों की डेथ होती है भूख से, पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने लोगों की, तो इसमें आंसर हो जाएगा 11 लोगों की पर मिनट में। ठीक है, पर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत होती है भूख से, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऑक्सफैम जारी करता है। अफेयर मिनिस्टर जो कि एस जयशंकर जी हैं, अभी 2 डे ऑफिशियल विजिट पे गए थे। कहाँ पे गए थे आपको बताना है। पहले इन्होंने रशिया गए, ठीक है, रशिया में पहले यहाँ पे ये विजिट किए, इसके बाद इन्होंने जॉर्जिया में, ठीक है, जॉर्जिया में इन्होंने 2 डे ऑफिशियल विजिट किया। अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा। अब बात आती है कि ये एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ये डिप्लोमेसी बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि अभी रशिया के जो विदेश मंत्री थे, ये पहले इंडिया में आए, इंडिया को विजिट किया, इसके बाद हमारे पड़ोसी देश, वो भी दुश्मन देश से जाके मिले। तो ये सॉफ्ट नीतियों को ये इनडायरेक्टली एस जयशंकर जी पहले रशिया गए और इसके बाद जॉर्जिया गए। हाँ, रशिया और जॉर्जिया में एंटी रहती है, मतलब दोनों एक दुश्मन देश है, मतलब बनती नहीं है इन दोनों में। तो इसलिए ये इंडिकेशन एक था रशिया के लिए कि अगर आपके विदेश मंत्री ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले रशिया गए, फिर जॉर्जिया गए। अब जॉर्जिया से आपको याद रखना है कि जॉर्जिया की कैपिटल क्या होती है, तिबिलिसी होती है। ठीक है, जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी, तो यहाँ से इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है। अब जॉर्जिया में भैया लोगों को रुला दिए थे, ये कैसे, ये देखिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मास्क पहने हुए हैं। अब इन्होंने मास्क नहीं पहने, गलत है ना, फिर भी चलिए। तो ये क्या दे रहे हैं, मिठाई नहीं है, ठीक है, ये एक रेलिक है। ठीक है, रेलिक क्या है, इसमें क्या है, बेसिकली इनके यहाँ की एक क्वीन, एक सेंट क्वीन कैटवन, ठीक है, इनकी एक यहाँ की, जिनको बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है, इन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिया। अब आपने सोचो कि क्यों रुला दिया। बेसिकली ये क्वीन कैटवन जो थी, क्वीन कैटवन, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, क्रिश्चियनिटी को। अब यहाँ पे ईरान ने हमला कर दिया, मतलब जॉर्जिया में ईरान ने हमला कर दिया और इनसे कहा, कैटवन जी से कहा कि आप इस्लाम को अपना लीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम क्रिश्चियनिटी को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ना छोड़ने की वजह से इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद इनको क्या कर दिया, इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी। अब इनकी हत्या कर दी तो इनके कुछ रेलिक्स थे, अवशेष थे, जो कि गोवा में, आपको पता है कि गोवा जो था हमारा 1961 में आजाद हुआ था। 1961, इसके पहले पोर्टुगीज यहाँ रहते थे, तो पोर्टुगीज के थ्रू ये जो रेलिक था, ये उनके थ्रू वहां पे लाया गया था, लेकिन उनको बाद में पता चला कि इनके यहाँ की जो अवशेष है उनके यहाँ की है ही नहीं। तो ये गोवा में बहुत दिनों से इनके रिलिक्स हमारे गोवा के अंदर देखे गए थे। तो यहाँ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको ये हमें अब रिटर्न कर देना चाहिए, और
तो यहाँ पे पहले हमारी सरकार ने ये सोचा था कि कुछ दिन ये जो रेलिक है वो यहाँ जॉर्जिया में रहेगी और कुछ दिन कहाँ पे, हमारे गोवा में। लेकिन अब इन्होंने पूरी तरह से इनको, किसको, जॉर्जिया के विदेश मंत्री को सौंप दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो 150 या इतनी पुरानी जो क्वीन कैटविन जो थी, जिनके रेलिक हमारे गोवा में पाए जाते थे, वो अब आपके यहाँ लौट आई हैं। तो लिटरली भाई साहब रोने लगे थे लोग। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। तो इसे आप याद रखिएगा कि क्वीन कैटविन जो थी वो जॉर्जिया से बिलोंग करती थी और ये जो इनका रेलिक था वो गोवा में पाया जाता था। और जो जॉर्जिया है वो किसकी कैपिटल है, टिबिलिसी की कैपिटल है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में ये इतने ज्यादा जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले इतने एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ना, आपको सब याद रखना है। अब हाल ही में मदुराई जैस्मिन को एक्सपोर्ट किया गया है, कहाँ पे, आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो ये जैस्मिन फ्लावर्स जो होते हैं मदुराई में बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होगा। तो इनको 2013 के अंदर ही जीआई टैग मिल गया था। इनकी खुशबू भाई साहब बहुत जबरदस्त होती है, और जो गजरा वजरा होता है ना, गजरे में भी लोग मदुराई जैस्मिन लगाते हैं। साउथ में आप जाके देख लीजिए। तो बेसिकली ये कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, तो ये यूएस और यूएई दोनों में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर, बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, यूएस और यूएई दोनों में एक्सपोर्ट किया गया है। अब मदुराई की बात आती है, तो मदुराई जो है वो कहाँ का, मदुराई जो है वो तमिलनाडु का एक जाना माना शहर है। मदुराई में ही आपको क्या मिलता है, मदुराई शहर, सबसे पहले मदुराई शहर जो है वो वैगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वैगई नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, आपको यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल यही मदुराई में ही देखने को मिलता है, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है, ये देखिए जैस्मिन की फ्लावर्स आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये अभी आपको याद रखना है कि ये यूएस और यूएई में आपको ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। यूएई से याद रखना है आपको क्या, आईपीएल के बचे हुए मैचेस यहीं पे होने हैं, दुबई में। और T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी इंडिया से ट्रांसफर कर दिया कहाँ, यूएई में, तो ये भी यूएई में होंगे। क्वेश्चन, यूएई का गोल्डन वीजा कौन से एक्टर को मिला है, आप बताओगे कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। तो संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। अभी एक हाल ही में स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यूएई का गोल्डन वीजा मिला है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि गोल्डन वीजा किसको मिला है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब आपको याद रखना है, अभी हाल ही में AICTE एमटेक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया गया है? तो DRDO ने अभी एमटेक प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक की घोषणा कर दी है, एमटेक कोर्स करने की। तो DRDO से आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? डिफेंस रिसर्च, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, जिसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इन्होंने एमटेक प्रोग्राम को लॉन्च किया है कब? जुलाई 2021 में। अब बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि DRDO ने अभी बहुत सारी चीज़ें हाल ही में डेवलप की हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से कि DRDO ने अभी रुस्तम नाम का एक एंटी कॉम्बैट सर्विलांस एयरक्राफ्ट, जो कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये क्या करेगा? ये निगरानी रखेगा। रुस्तम, ठीक है, रुस्तम एयरक्राफ्ट एंड घातक, ये दोनों किसके द्वारा डेवलप की गई हैं? DRDO के द्वारा डेवलप की गई हैं। ठीक है, अब आपको इसरो यहाँ से याद आ रहा होगा कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके जो हेड है वो कौन है? के सिवान अंकल हैं। ठीक है, के सिवान जी हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अभी हाल ही में SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में को अटेंड किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो दुशानबे हो जाएगा। दुशानबे जो है किसकी कैपिटल है? ताजिकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, दुशानबे में अभी कौन से फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, और यहाँ पे हमारी तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जाएंगे। तो ताजिकिस्तान जो है वो देखो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेवल बेस एक्सरसाइज क्या है? सॉरी, नेवल नहीं, एयर बेस एक्सरसाइज। ठीक है, एयर बेस एक्सरसाइज यहाँ पे बना हुआ है, एयर बेस यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला फॉरेन एयर बेस हमारा इंडिया का कहाँ पे बना है, तो वो कहाँ पे है? ताजिकिस्तान पे है। तो यहाँ से देखिए, इस मैप से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर ताजिकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, तो यहाँ से जो चाइना सीपेक बना रहा है हमारे POK से ले जाके यहाँ से, ठीक है, इस वाले रीजन में सीपेक बना रहा है। क्या बना रहा है? चाइना पाकिस्तान ये
सीपेक। सीपेक क्या होता है इसका फुल फॉर्म? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो अगर यहाँ से ये बना रहा है तो हम यहाँ से अपने एयरबेस से इस पे निगरानी रख सकते हैं और टाइम आने पे इसको उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तजिकिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो मीटिंग हुई थी यही तजिकिस्तान में हुई थी। तजिकिस्तान से याद रखना है कि ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, KKTTU। तो KK से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये 5 स्थान हैं जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तजिकिस्तान जो है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री से लगता है, तो ये चाइना से लगता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिए, चाइना से लगता है, किर्गिस्तान से लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, उज्बेकिस्तान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है और अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और आज बात आती है संघाई की। तो SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में आपको देखने को मिलता है। संघाई जो शहर है वो चाइना का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा ये भी। और जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि मनीला में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो रेलवे मिनिस्टर हमने अभी मिनिस्ट्रीज के बारे में सारा बताया है आपको। तो अश्विनी मिनिस्टर ने अभी मिनिस्ट्री ऑफिशियल से 2 शिफ्ट में वर्क करने के लिए कहा गया है। तो हर एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करने के लिए बोला गया है उनसे, मतलब बताया गया, पूछा तो ये आंसर जो हो जाएगा वो 9 घंटे। एक शिफ्ट में 9 घंटे ये लोग काम करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो पेंडिंग वर्क है इनके वो ट्रैक पे आ सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैंने आपसे अब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको उनके बारे में बस जानना है, क्वेश्चन नहीं है, थियरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे मैंने पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? एक बोल्ड जो है, वो बोल्ड स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? तो बोल्ड स्कीम जो बेसिकली है वो बैम्बू, हमारे मिनिस्ट्री कौन से MSME मिनिस्ट्री ने हाल ही में बोल्ड जो स्कीम है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। बेसिकली बोल्ड जो क्या है वो बैम्बू ग्रोथ से रिलेटेड है। बैम्बू ग्रोथ क्या है? बेसिकली बैम्बू ग्रोथ से क्या होगा? ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए। अब बैम्बू जो होता है ये बहुत कम पानी में और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला घास है, इसको ये टाइप का ये ग्रास है, और यह राजस्थान वाले रेतीले एरिया में ये इसको लगाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, बोल्ड जो है, बोल्ड स्कीम बैम्बू से रिलेटेड है और ये MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बेनिफिशियल होंगे आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे जो आपके करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि हर वीक में मैं आपके लिए लाती हूँ। ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं और सारी चीज़ें, कंटेंट आपके लिए इकट्ठा कर सकूँ और आपके लिए हर वीक में मिल सकूँ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है इस 7वें दिन का और आपसे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के माध्यम के थ्रू चीज़ें डिलीवर कर पाती हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए। कोविड प्रोटोकॉल से याद आया, कप्पा वेरिएंट लखनऊ में मिला है हाल ही में, ठीक है। कप्पा वेरिएंट अभी हाल ही में लखनऊ में मिला है, तो बच के रहिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।